मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सीए इंटरमीडिएट की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की। चैप्टर नंबर 3 है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें हम लोगों का टॉपिक नंबर 16 चालू है, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, और वही मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। टॉपिक नंबर 16 का नाम है दोस्तों ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। ये पूरा का पूरा आपका ऐसे 330 के ऊपर बेस्ड है ये वाला टॉपिक, और उसी को हमने डिस्कस कर लिया है। टॉपिक नंबर 16 में हमारा सीरियल नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं चैनल के ऊपर। प्लीज़ उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करिए और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना। देन टॉपिक नंबर 4, 5, 6 और 7 ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे बचते हैं टॉपिक नंबर 8, 9 और 10। ये वाला वीडियो जो है इसका पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है टॉपिक नंबर 8 के ऊपर। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। अब ये जो ऑडिट एविडेंस की बात हो रही है ना, ये सारे के सारे, अब यहाँ पर देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाला अपना टॉपिक कहाँ से शुरू हो गया है। टॉपिक नंबर असेस्ड रिस्क पैरा, ये सब ये देखो। तो टॉपिक नंबर 5 जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ से हमारा सारा का सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड वाला पोर्शन शुरू हो गया है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगेन इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अगेन इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। टॉपिक नंबर 8 यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। अब पुराने वाले पहले प्रीवियसली जो हमने ऑडिट परफॉर्म कर लिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, क्या उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ ऑडिट एविडेंस हम करंट ईयर के ऑडिट में यूज कर सकते हैं? क्या वो पिछले प्रीवियस ऑडिट का ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर वाले ऑडिट में एप्लीकेबल या रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? इस सवाल का जवाब आपको टॉपिक नंबर 8 में मिलेगा, ऐसे 330 के पैराग्राफ नंबर 13 और पैराग्राफ नंबर 14 में। तो इसी को हम लोगों को अभी पूरी तरीके से सही तरीके से समझना है। तो चलो हम लोग अपने नोट्स में आ गए हैं, और नोट्स में हम लोग टॉपिक नंबर 8 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो यहां पर आपके पास मित्रों टॉपिक नंबर 8 है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स। पैराग्राफ नंबर 13 मिलेगा आपको ऐसे 330 का, जो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एक पर्टिकुलर सिनेरियो है ऑडिट के अंदर, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऑडिटर को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें आपको पैराग्राफ नंबर 13 बताने वाला है। यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, यानी एक पर्टिकुलर एंटिटी का हम कॉन्जिक्यूटिवली 2-3 साल अगर ऑडिट करते हैं, सेम ऑडिटर अगर है, तो मुझे पहले साल मैंने ऑडिट किया तो मुझे एंटिटी के बारे में जानकारी मिल गई। अब नेक्स्ट ईयर फिर से मैं अगर एंटिटी का ऑडिट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में इस पर्टिकुलर एंटिटी के सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एनवायरमेंट, उसके बिजनेस का एनवायरमेंट, इसकी जानकारी मुझे अच्छी खासी आ गई रहेगी। तो अब मेरे सामने एज अ कंटिन्यूइंग ऑडिटर एक सवाल आता है कि पहले ऑडिट में भी मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से चेक किया था, ऑडिट एविडेंस गैदर किया था। अब मैं दूसरे साल में जब ऑडिट करने जाऊंगा सेम एंटिटी का, सेम ऑडिटर बनके, तो क्या मैंने पिछले साल जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस गैदर किए थे, वो पिछले यानी प्रीवियस ऑडिट में जो ऑडिट एविडेंस मुझे मिला था, वो ऑडिट एविडेंस मेरे करंट ऑडिट यानी करंट ईयर का जो मैं ऑडिट करूंगा, यानी सेकंड ईयर का जो मैं ऑडिट करूंगा, क्या उस ऑडिट के दौरान पिछले साल में जो ऑडिट एविडेंस मैंने गैदर किया था वो मेरे इस साल के ऑडिट में रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? इसका जवाब आपको पैराग्राफ नंबर 13 प्रोवाइड करता है। अब ये जो ऑडिट एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है। टॉपिक नंबर 16 में सीरियल नंबर 5 से लेकर जितने भी टॉपिक्स आगे आने वाले हैं वो सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेवेंस रखते हैं। पैराग्राफ नंबर 13 क्या कहता है? इन डिटरमाइनिंग whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in previous audits, क्या ये appropriate होगा, क्या ये सही होगा to use the audit evidence about the operating effectiveness? अब हमें ऑडिट एविडेंस पिछले साल भी मिला, किस बात का? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, तो क्या ये सही होगा कि मैं इस साल भी
पिछले ही साल के ऑडिट एविडेंस पे रिलाय करके पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भरोसा रखो और बाकी का ऑडिट का काम आगे बढ़ाओ। इन डिटरमाइनिंग whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in previous audits, ये सबसे पहला सवाल है। और अगर वो appropriate है and if so the length of the time period that may elapse before retesting a control। फिर आपको अगर आपको पिछले साल का ऑडिट एविडेंस इस साल यूज करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल आपने जिन भी इंटरनल कंट्रोल्स का ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक किया था, अगर आपको रीटेस्टिंग करना पड़ा तो पिछले साल का जो आपने टेस्टिंग किया था प्लस इस करंट साल में आप जो रीटेस्टिंग करोगे उसके उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना समय निकल गया है। क्या आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं? अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में एंटिटी के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो पिछले साल का ऑडिट एविडेंस हमारे लिए इस साल में रिलेवेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर सेम सिस्टम फॉलो हो रही है, कोई भी मेजर चेंजेस नहीं है, तो हम पिछले साल हमने जो ऑडिट एविडेंस गैदर किया था रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, हम उसको इस ऑडिट में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस कौन सी है? अगर आपको पिछले साल का ऑडिट एविडेंस इस साल में यूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, तो आपको पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर एफ तक बताई गई सारी चीजों को ध्यान देके उनके बारे में ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है? The effectiveness of other elements of internal control, including the control environment, the entity's monitoring of controls, and the entity's risk assessment process। पिछले साल का ऑडिट एविडेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अगर आपको करंट ईयर में यूज करना है तो आपको सबसे पहले जो आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है एंटिटी की, उसके जो अदर सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स होते हैं, जो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका इफेक्टिवनेस चेक करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी जो इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट है उस एंटिटी का, उस एनवायरनमेंट को ओवरऑल रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। फिर द एंटिटीज मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, अब ये जो मॉनिटरिंग कंट्रोल्स होते हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते हैं, तो आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एंड द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, अब ये जो रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क असेसमेंट हम किस बात का करते हैं एज एन ऑडिटर? ऑडिट में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि भाई साहब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड और नॉट। इस रिस्क का असेसमेंट हमें ऑडिट में करना होता है और इसी से रिलेवेंट हमारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, इसी से रिलेवेंट हमारी सारी सिस्टम्स होती है। तो पॉइंट नंबर ए में आपको ये दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपको पिछले साल का ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस करंट ऑडिट में यूज करना है, कंटिन्यू करना है, तो आपको पॉइंट नंबर ए में बताई गई चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेटेड। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई साहब कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल था या कंट्रोल ऑटोमेटेड कंट्रोल था, और मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी रिस्क क्या थी, ये सारा सिनेरियो आपको सोच के चलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, द इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स। अभी क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कुछ बहुत स्पेसिफिक कंट्रोल्स होते हैं और कुछ जनरल कंट्रोल्स होते हैं। तो यहाँ पर जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दीज आर सिमिलर टर्म्स। तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है, जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी ट्रीट करते हैं, जो उनके साथ रिलेवेंस रखते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत आपको चेक करना पड़ेगा और ओवरऑल रिस्क असेसमेंट का सिनेरियो जज करना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर डी क्या कहता है दोस्तों? द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय द एंटिटी इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस इन द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल noted in previous audits and whether there have been personal changes and that significantly affect the application of controls। इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एंड एप्लीकेशन बाय द एंटिटी। अभी आपके एंटिटी जो है उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे तरीके से डिजाइन तो कर लिया, लेकिन क्या वो डिजाइन की हुई सिस्टम सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है क्या वो इफेक्टिव है क्या उसका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है क्या? इन सवालों के जवाब एज एन ऑडिटर आपको देखने पड़ेंगे। इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस,
जो सिस्टम को डिजाइन किया गया है, जो स्टेप्स को फॉर्मुलेट किया गया है, क्या उन स्टेप से, उस डिजाइन से हटके कुछ हुआ है क्या, या उसको फॉलो ना करते हुए किसी व्यक्ति ने, किसी सिस्टम ने कुछ अपने हिसाब से फॉलो किया है क्या, यानी डेविएशंस इन द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल। तो वो डेविएशन क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी डेविएशन की, ये सारी बातें आपको एज एन ऑडिटर ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड वेदर देयर हैव बीन पर्सनल चेंजेस। अभी क्या होता है, जैसे मैनुअल कंट्रोल है तो कोई एम्प्लॉय आपने वहां पर काम के लिए लगाया होगा, क्या उस एम्प्लॉय में चेंज हुआ है क्या, यानी पुराना एम्प्लॉय हटा के नया एम्प्लॉय रखा है क्या वो नए एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया है क्या उस नए एम्प्लॉय ने कुछ गलतियां की है क्या, या पुराने एम्प्लॉय की गलती की वजह से उसको हटाया है क्या। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिनकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो ये सारे सिनेरियोज एज एन ऑडिटर आपको पॉइंट नंबर डी में देखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर ई क्या होता है, वेदर द लैक ऑफ अ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पोजेस रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस मीन्स व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, बैलेंसेस के ऊपर फर्क पड़ता है। तो किसी कंट्रोल के ना होने की वजह से, या कंट्रोल को चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से आपने अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, क्या इस वजह से कोई रिस्क निर्माण हो रही है क्या, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट में आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल। अब यहां पर मैंने आपको क्या किया, जो पैराग्राफ 13 है ऐसे 330 का, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, उसकी मैंने आपको ओरिजिनल टेक्स्ट रीड करा दी, और रीड करते करते मैंने आपको ये इस टेक्स्ट में क्या क्या बातें बताई गई है वो आपको समझाने की कोशिश की गई है। मैं आपको एक बार फिर से इसकी समरी देता हूं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी मदद से आपको बहुत जल्दी से ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे सामने सिनेरियो क्या है, तो भाई साहब यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। एज एन ऑडिटर जब मैं किसी एंटिटी का ऑडिट कंटिन्यूली 2 या 3 साल तक करता हूं तो मुझे उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में अच्छी खासी जानकारी आ जाती है। तो एज अ नेचुरल थिंग, एज अ नेचुरल प्रोग्रेशन मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैं हर साल एक ही काम तो नहीं करूंगा, मैंने एक बार उसकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर ली है, और इस साल भी अगर सेटिस्फैक्टरीली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिमिलर तरीके से काम करती है तो मुझे फिर से पूरा डिटेल में जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में काम नहीं करना पड़ेगा। प्रीवियस ऑडिट में जो मैंने ऑब्जर्वेशंस लिए थे उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को फाउंडेशन बना के, बेस बना के उनका यूज मैं करंट ऑडिट पीरियड में कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके बारे में गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करता है पैराग्राफ नंबर 13। अब मैंने आपको इस गाइडेंस का सिनेरियो बता दिया है, अब हम वापस चलते हैं हमारे नोट्स में। हमारा टॉपिक नंबर है 16, उसका प्रॉपर हेडिंग है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, जो कि हमारा ऐसे 330 का भी हेडिंग है। तो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक नंबर 16 ऐसे 330 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे सीरियल नंबर 8 पे हमारा टॉपिक आता है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। अब ये जो सिनेरियो पैराग्राफ नंबर 13 में बताया गया है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख लो। ये हमारा है गोलू द गोट ऑडिटर, ये सबसे तगड़ा ऑडिटर, एकदम बढ़िया हरफन मौला ऑडिटर है ये। अब ये जो गोलू है ये अडानी साहब को पसंद आ गया, और अडानी साहब ने क्या कर लिया, अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अडानी पोर्ट्स। और अडानी पोर्ट्स का जो बिजनेस है, तो हमारे गोलू भाई साहब को एज एन ऑडिटर उन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट का काम गोलू को दे दिया, गोलू की फर्म को दे दिया, और गोलू का करियर एकदम झकास तरीके से बना दिया। अब गोलू के सामने 3 साल है अडानी पोर्ट्स का काम करने के लिए, फाइनेंशियल ईयर 1 का ऑडिट, फाइनेंशियल ईयर 2 का ऑडिट और फाइनेंशियल ईयर 3 का ऑडिट। मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर 1 के 12 महीने, फाइनेंशियल ईयर 2 के 12 महीने और फाइनेंशियल ईयर 3 के 12 महीने, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, यानी 36 मंथ्स। यानी 36 मंथ्स में अडानी पोर्ट्स जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेगी उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के 4 प्रकार के इंपैक्ट होने वाले हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। तो एज एन ऑडिटर हमारे गोलू साहब को ये जो इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी है, इन तीनों सालों में इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है या नहीं किया गया है, और
ट्रू एंड फेयर पोजीशन अडानी पोर्ट्स की दिखती है या नहीं दिखती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके गोलू भाई साहब को बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन 3 सालों में अडानी पोर्ट्स नाम की ये एंटिटी कंडक्ट करने वाली है, जिसके 4 प्रकार के इम्पैक्ट होने वाले हैं, ये सारा का सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा, ऑल द फाइनेंशियल डेटा is generated, processed and presented with the help of relevant internal control system। यानी अडानी पोर्ट्स में इन तीनों सालों के ऑडिट में गोलू भाई साहब के सामने एक कॉमन फैक्टर आता है, और वो कॉमन फैक्टर होता है इन 12 महीनों में इंप्लीमेंट किए गए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अगर पहले साल की हम बात करें तो गोलू भाई साहब के दिमाग में अडानी पोर्ट्स के बारे में कोई भी क्लाइंट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन पहले साल का ऑडिट करने के बाद जब दूसरे साल का ऑडिट करेगा और तीसरे साल का ऑडिट करेगा, तो ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इसके अच्छी खासी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर 2 में और फाइनेंशियल ईयर 3 में विथ रिस्पेक्ट टू अडानी पोर्ट्स हमारे गोलू भाई साहब के दिमाग में रहने वाली है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो गोलू भाई साहब का एक सवाल है कि देखो यार, अडानी पोर्ट्स का 3 साल का ऑडिट तो मैं खुद ही करने वाला हूँ। इन 3 साल में मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पहले साल में तो मैंने एकदम डिटेल में ऑडिट कर लिया, अब मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इनके बिजनेस एनवायरनमेंट और इसके बिजनेस की क्या क्या रिस्क है, ओवरऑल सिनेरियो का पता चल गया, उसके बेसिस के ऊपर मैंने रिस्क असेसमेंट कर लिया। अब फाइनेंशियल ईयर 2 और 3 में जब मैं जाऊंगा तो फाइनेंशियल ईयर 2 में क्या मुझे फिर से कंप्लीट डिटेल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम करना पड़ेगा क्या मुझे फाइनेंशियल ईयर 3 में फिर से रिपीटेटिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम करना पड़ेगा क्या ऐसा कोई सिनेरियो, क्या ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि मैं फाइनेंशियल ईयर 1 में जो मैंने एकदम डिटेल में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ऑडिट किया था, उससे जो ऑडिट एविडेंस गैदर किया था, वो फाइनेंशियल ईयर 2 और फाइनेंशियल ईयर 3 में मैं यूज कर सकता हूँ क्या फाइनेंशियल ईयर 1 में जो ऑडिट एविडेंस मैंने गैदर किया वो फाइनेंशियल ईयर 1 और फाइनेंशियल ईयर 2 और फाइनेंशियल ईयर 3 में क्या मेरे लिए रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? ये गोलू द गोट ऑडिटर के दिमाग में सवाल आया विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यहां पे स्पेसिफिकली बात हम कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर उसको क्या पता चला, गोलू भाई साहब को एक बात ध्यान में है कि भाई सीए इंटरमीडिएट में ऐसे 330 में एक पैराग्राफ नंबर 13 मैंने पढ़ा था, वो मुझे 3 सवालों के जवाब, वो मुझे 3 सवाल पूछता है, उन 3 सवालों का जवाब अगर मैं दे पाया तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस सिनेरियो को टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहला सवाल मैंने ऐसे 330 से मुझे पता चला, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड about the operating effectiveness of controls obtained in previous year audit। यानी पहले साल में मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एकदम डिटेल में ऑडिट किया, तो पहले साल का जो ऑडिट एविडेंस है रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या मैं वो ऑडिट एविडेंस फाइनेंशियल ईयर 2 या फाइनेंशियल ईयर 3 में मुझे मेरे लिए रिलेवेंट होगा या नहीं होगा? ये पहला सवाल मुझे पता चल गया। ठीक है, दूसरा सवाल, द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड दैट मे elapse बिफोर रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। अगर गोलू ये डिसाइड कर लेता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 में जो मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया था वही मेरे लिए रिलेवेंट है फाइनेंशियल ईयर 2 और फाइनेंशियल ईयर 3 में, तो मेरा दूसरा सवाल आता है ऐसे 330 में से, लेंथ ऑफ टाइम पीरियड दैट मे elapse बिफोर रीटेस्टिंग ऑफ अ कंट्रोल। पहला ऑडिट एविडेंस मेरे लिए रिलेवेंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल से उसमें बदलाव हुए हैं, बिजनेस सिनेरियो चेंज हुआ, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेंज करना पड़ा। तो फाइनेंशियल ईयर 1 में जो इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल कंट्रोल्स थे उसका मुझे फाइनेंशियल ईयर 2 और 3 में वो तो मुझे पूरा का पूरा डिटेल में चेक करना पड़ेगा जिसमें चेंजेस हुए, लेकिन जिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेंज नहीं हुआ है उसमें रीटेस्टिंग के बीच में, यानी पहला टेस्टिंग और जब मैं वापस उसका रीटेस्टिंग करूंगा उसके बीच में कितना समय जाना चाहिए, ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल मुझे ऐसे 330 से क्या पता चलता है, सिनारियोज टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर इफ यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट यूज्ड इन द करंट ऑडिट असाइनमेंट। यानी अगर गोलू ने ये डिसाइड कर ही लिया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं पहले साल का जो ऑडिट एविडेंस है वो यहाँ पर और यहाँ पर यूज करूंगा, तो ऐसे 330 ने आपको ये सिनेरियोज, ये पॉइंटर्स दिए हैं, ये पॉइंटर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे और उस हिसाब से फिर अपनी ऑडिट एविडेंस गैदर करने की जर्नी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टोटल सिनेरियो आपका ऐसे 330 के पैराग्राफ नंबर
13 में आपको बताया जाता है। एक बार अभी मैं फिर से केवल ये वाली लाइन पढ़ने वाला हूं। In determining whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in the previous audit and if so, और अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ पहले साल में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छा था, वही ऑडिट एविडेंस में कंटिन्यू करूंगा, एंड इफ सो द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड दैट में elapse बिफोर रीटेस्टिंग अ कंट्रोल, अगर आप पिछले साल का ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कंसीडर करना चाहते हो, तो आपको यह भी कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई साहब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को वापस अगर आपको रीटेस्टिंग करना है तो पहला टेस्टिंग और दूसरा रीटेस्टिंग, इनके बीच में कितना समय जाना चाहिए, कितना समय सफिशिएंट रहेगा टू रीटेस्ट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग, यानी इफेक्टिवनेस देखो, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के बारे में सोचो, तो ये सिनेरियोज हमने रीड कर लिए। तो पहला सिनेरियो जो है पैराग्राफ नंबर 13 का, वो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब पहले साल का जो ऑडिट है, अब यहां पर जो है ना आपके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बात छोड़ी गई है। पैराग्राफ नंबर 13 में आपको क्या किया है, कुछ सवाल पूछे गए, 3 सवाल आपको पूछे हैं, उन सवालों के जवाब आपके ऑडिटर के ऊपर छोड़े गए हैं। अब आप देखोगे कि पैराग्राफ नंबर 13 के बाद पैराग्राफ नंबर 14 भी है, उसमें आपका आंसर कंक्लूड किया गया है। इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, यानी इन सिनेरियोज को कंसिडर करने के बाद पैराग्राफ नंबर 3 में जो 3 सवाल पूछे गए हैं, पहला सवाल आपका यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा सवाल आपका यहां से लेकर यहां तक है, और तीसरे में आपको ये फैक्टर्स बताए गए हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे अगर आपको प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंस को करंट ईयर के ऑडिट में रिलेवेंट मान के उसको कंसीडर करना है। तो पैराग्राफ नंबर 14 क्या कहता है, if the auditor plans to use audit evidence from a previous audit about the operating effectiveness of specific controls, the auditor shall establish continuing relevance, यानी क्या, रीटेस्टिंग की बात हो रही है ना, यहां पर कंटिन्यूइंग रिलेवेंस आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। पिछले साल का ऑडिट एविडेंस आपको इस साल यूज करना है, तो आपको कंटिन्यूइंग ऑडिट एविडेंस, उसका कंटिन्यूइंग रिलेवेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा बाय ऑब्टेनिंग audit evidence about whether significant changes in those controls have occurred subsequent to the previous audit। तो भाई साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। सवाल 3 सवाल है, क्या पिछले साल का ऑडिट एविडेंस में यूज कर सकता हूं, रीटेस्टिंग के बीच में कितना टाइम जाना चाहिए, और कौन से फैक्टर्स मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे अगर मुझे पिछले साल का ऑडिट एविडेंस करंट ईयर के ऑडिट में यूज करना है। तो पैराग्राफ नंबर 14 आपको कंप्लीट आंसर दे देता है। एज एन ऑडिटर अगर आप प्लान करते हो कि पिछले साल का ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स आप इस ईयर के ऑडिट में यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहला टास्क आपके पास क्या होता है, सबसे पहला टास्क एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, एस्टैब्लिश कंटिन्यूइंग एविडेंस फॉर प्रीवियस ऑडिट एविडेंस, पिछले साल का जो ऑडिट एविडेंस है उसका कंटिन्यूएशन आप एस्टैब्लिश करोगे कि वो इस साल भी रिलेवेंट है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा बाय गैदरिंग ऑडिट एविडेंस with regard to the changes occurred in the internal control system। अब ये कंटिन्यूटी आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे, फिर कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश करने के लिए आप देखोगे कि भाई साहब पिछले साल जब मैंने ऑडिट किया था, क्या मेरे ऑडिट करने के बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं या नहीं किए गए बाय द मैनेजमेंट, बाय द एंटिटी। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है तो मेरा कंटिन्यूएशन एस्टैब्लिश हो जाता है। अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ नंबर 13 में जो बातें बताई गई है रीटेस्टिंग करना पड़ेगा, और ये फैक्टर्स कंसीडर करके फिर मुझे ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो मित्रों, ये टॉपिक नंबर 8 जो है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उस फ्लो को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले सिनेरियो क्या है, उस सिनेरियो को ध्यान में रखिए। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 में आपको 3 सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल है 1, 2, 3। ये सवाल आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में पैराग्राफ नंबर 14 जो है वो आपको बताता है कि इन 3 सवालों के जवाब में, यानी इन 3 सवालों को वो कंक्लूड करता है पैराग्राफ नंबर 14 में, कि अगर ऑडिटर ने ये ठान लिया है कि भाई साहब पिछले साल के ऑडिट में जो ऑडिट एविडेंस हमने गैदर किया था
वो अगर हमें फाइनेंशियल ईयर 2 और फाइनेंशियल ईयर 3 में यूज करना है तो हमारे लिए किस तरीके से एक ऑडिटर को प्रोसीड करना पड़ेगा, उसका जवाब आपको पैराग्राफ नंबर 14 में दिया गया है। तो ये जो 3 सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं पैराग्राफ 13 में ऐसे 330 के, उसका जवाब आपको ऐसे 330 के पैराग्राफ नंबर 14 में इन 2 टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। इस तरीके से मित्रों ये जो यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स है, इसका स्ट्रक्चर मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। एट द एंड मैंने पैराग्राफ नंबर 13 और पैराग्राफ नंबर 14 का आपको स्ट्रक्चर बता दिया। उसी के साथ साथ मैंने आपको इस पूरे टॉपिक को डायग्रामेटिकली पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है कि फ्लो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से होता है और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में दी गई लैंग्वेज को आपको किस तरीके से सिनेरियो बेस्ड तरीके से उसको मोल्ड करके समझना पड़ेगा। इन सारे पैरामीटर्स को जब आप अच्छे से पढ़ोगे, प्लस ये वीडियो आप एकदम अच्छे से डिटेल में देखोगे, इसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, यानी आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप इस टेक्स्ट के साथ खुद समय नहीं दोगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक नंबर 8 मेरी ड्यूटी होती है यहां पर खत्म। मैंने आपको पूरी की पूरी इसका टॉपिक जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो खोल खाल के पूरा समझाने की कोशिश की है। अब पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस फ्री लेक्चर्स को, इस एक्सप्लेनेशन को, इन नोट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो टू बिल्ड योर ओन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है मित्रों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 9 जो है आपका इवेल्युएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, अब यहां पर ऑडिटर साहब के पास एक ड्यूटी है, वो क्या है कि भाई साहब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करो, यानी सही तरीके से काम कर रहा है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका जजमेंट आपको लेना है। और वो जजमेंट आपको कैसे लोगे, आप इस सिनेरियो को, इवैल्यूएशन वाले सिनेरियो को कैसे हैंडल करोगे, वो आपको ऐसे 330 के पैराग्राफ नंबर 16, पैराग्राफ नंबर A40 एंड पैराग्राफ नंबर 17 में सीखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो टॉपिक नंबर 8 वाला वीडियो यहां पर खत्म होता है। और जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड वीडियोस को शेयर जरूर करिए।